हेलो डॉक्टर। दौड़ती भागती जिंदगी में रखिए अपनी सेहत का ख्याल। बीमारियों की असल जड़ से उनके उपचार तक जानिए विशेषज्ञों की राय के साथ अपनी बीमारियों का सही उपचार। हेलो डॉक्टर। नमस्कार, हेलो डॉक्टर कार्यक्रम में सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। मैं हूं वर्षा चौहान। आयुर्वेद, जिसका स्वरूप बहुत ही गहरा, प्राचीन व विस्तृत है, हम लोग इसे चिकित्सा पद्धति के रूप में भी जानते हैं और स्वस्थ जीवन जीने का एक रूप भी मानते हैं। आज के इस समय में जब पूरा विश्व कोविड जैसी बीमारी से ग्रसित है, ऐसे में हमें अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखना एक चुनौती बन गई है और ऐसे में आयुर्वेदा ने सामने आके इस लड़ाई को लड़ने में हमारी बहुत मदद की है। आज के इस प्रोग्राम में हम विस्तार में चर्चा करेंगे कि कैसे आयुर्वेदा ने प्रतिरोधक शक्ति हमारे शरीर में बढ़ाने में एक अहम भूमिका निभाई है। हमारे साथ आज प्रोग्राम में इस बात पे चर्चा करने के लिए हैं डॉक्टर अनुराग विजयवर्गीय, जो HP सेक्रेटेरिएट में सीनियर आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर हैं और आयुर्वेदा पे कई बुक्स भी लिख चुके हैं। इन्हें 2 बार नेशनल अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। डॉक्टर साहब, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ हमारे प्रोग्राम में और हमें बहुत खुशी है कि आज आप हमारे प्रोग्राम में आए और हमारे साथ आयुर्वेदा के बारे में और प्रतिरोधक शक्ति बढ़ाने के बारे में आप हमारे दर्शकों को भी जानकारी देंगे। मैं हमारे दर्शकों को बता दूं कि अगर आप भी हमारे प्रोग्राम से जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें फ़ोन कीजिए और जानकारी पाइए। हमारे फ़ोन नंबर्स हैं 2800-177, 2800-178, शिमला का STD कोड 0177। तो डॉक्टर साहब, हम आयुर्वेदा की बात कर रहे हैं और कोविड के इस समय में हम इसकी बात कर रहे हैं, तो इसकी इतनी महत्ता, आयुर्वेदा की इतनी महत्ता इस टाइम समय क्यों है, बताएं। देखिए, आयुर्वेद क्योंकि विश्व की प्राचीनतम चिकित्सा पद्धति है जी, और आयुर्वेद सबसे बड़ी बात है, आयुर्वेद का जो सबसे उज्जवल पहलू है वो है कि इसका टाइम टेस्टेड होना। राइट। आयुर्वेद हजारों वर्ष पहले आयुर्वेद के महर्षियों ने ये कहा कि महर्षि सुश्रुत लिखते हैं, मैं संस्कृत का संदर्भ देना चाहूँगा, उन्होंने लिखा इतने हजार साल पहले साफ शब्दों में कहा, प्रसंगात गात्र संस्पर्शात निश्वासात सह भोजनात् सह शय्यासना चापी वस्त्र माल्यानुलेपनात् कुष्ठम ज्वरश्च शोषम च नेत्राभिसंदेव च। ये बीमारियां हो जाती हैं किसी के शरीर से स्पर्श करने से, श्वास के आदान प्रदान से, उससे। अच्छा। इस तरह की जो बीमारियां हैं, प्रसंगात गात्र संस्पर्शात निश्वासात सह भोजनात्, किसी के साथ खाना खाने से, हाँ। सह शय्यासना, साथ में सोने से, अच्छा। उसके साथ बैठने से, और वस्त्र माल्यानुलेपना, किसी व्यक्ति के साथ उसके कपड़े पहनने से, और माल्या इत्यादि को धारण करने से औपसर्गिक रोग पैदा होते हैं। औपसर्गिक रोग क्या है? संक्रामक रोग, उसको आज की भाषा में हम कह सकते हैं संक्रामक रोग। तो उस समय इतनी महत्वपूर्ण बात महर्षि सुश्रुत कह गए, तो उसको हम फॉलो नहीं कर रहे थे। आयुर्वेद की इसलिए महत्व बढ़ा है कि भारतीय संस्कृति में ये कहा कि नमस्कार, आयु विद्या यशो बलम चत्वारि तस्य वर्धन्ते। नमस्कार करने से 4 चीजें बढ़ती हैं हमारी। अच्छा। आयु, विद्या, यश और बल, ये महर्षि चाणक्य लिख कर गए। अच्छा। इतनी बड़ी बात है, भारतीय संस्कृति ने जो बातें बताई, हम खेद है कि हम उन चीज़ों को भुलाते गए। हम वेस्टर्न कंट्री, पाश्चात्य संस्कृति के अंधानुकरण में हम इतने लिप्त हो गए कि आज हमारे सामने इतनी बड़ी बड़ी बीमारियां हमारे सामने खड़ी हुई है। उसके पीछे जीवन शैली हम भूल गए, हम सारी चीज़ों को भूल गए। हमने पाश्चात्य संस्कृति का अंधानुकरण किया, उसका परिणाम। इसलिए आयुर्वेद का महत्व एक ये समझ लीजिए कि बहुत गहरा जब अंधेरा होता है तो उसमें एक छोटा सा दीपक भी वो बहुत तेजी से टिमटिमाता है। आयुर्वेद वो ज्योति है जो अभी भी विश्व को एक प्रकार से ज्योति, एक उजाला प्रदान कर रही है, रोशनी प्रदान कर रही है। तो इसलिए आयुर्वेद का महत्व बहुत ज्यादा है। नए कमरे में चीजें पुरानी कौन रखता है? परिंदों के लिए कुंडों में पानी कौन रखता है? वो तो हम ही हैं जो थामे हैं गिरती दीवारें, वरना बुजुर्गों की निशानी सलीके से कौन रखता है? ये आयुर्वेद ने बताया। आयुर्वेद ने ये कहा कि समय पर खाना पीना, समय पर सोना, जीवन में संयम रखना, लेकिन लोग इसको मजाक समझ रहे थे। और उसका नतीजा आपके सामने है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जो आप आज हमारे को बातें सामने आ रही हैं, ये आयुर्वेदा में बहुत पहले से लिखी गई। आयुर्वेद मतलब इसके बारे में बहुत पहले से बोल रहा है। हाँ।
जी, तो हम इम्यूनिटी की बात कर रहे हैं, तो इस बारे में कुछ बताएं कि इम्यूनिटी क्या होती है, प्रतिरोधक शक्ति क्या होती है हमारे शरीर में? हमारा जो आधार ग्रंथ है आयुर्वेद का चरक संहिता है, उसमें साफ लिखा है, इतने हजारों वर्ष पहले भी साफ लिखा था, व्याधि क्षमत्वम, व्याधि बल विरोधत्वम, व्याध्युत्पाद प्रतिबंधकत्वम इति। ये शब्द महर्षि चरक लिख के गए कि व्याधि क्षमत्व, रोगों से लड़ने की क्षमता, इम्यूनिटी को आयुर्वेद में व्याधि क्षमत्व शब्द से परिभाषित किया है। अच्छा। तो वो बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, महर्षियों को पता था। हमारे यहाँ छोटे बच्चे को सोने का जो है, सोने की भस्म खिलाना, अच्छा। चटाना शहद के साथ, ये भारतीय संस्कृति में था। अच्छा। नाभि का नाल जो काटने के बाद नाभि जो बांधी जाती थी, उस समय ही वहां पर औषधियां रख दी जाती जी। थी ताकि वो इम्यूनिटी बढ़ी रहे। ये भारतीय संस्कृति बता रही है। तो इम्यूनिटी का कंसेप्ट जो है वो भारत में हजारों वर्षों से चला आ रहा है और कोई नई बात नहीं है। पुराने लोग शतायु होते थे क्योंकि वो जीवन को जीते थे, उनको सारे नियमों में अनुपालन करते थे, वो हमारे सामाजिक सारी जीवन शैली का एक हिस्सा थे। हमने उन नियमों का उल्लंघन किया। हम पिज्जा, पास्ता, हॉटडॉग, बर्गर, मोमो, चाउमीन, स्प्रिंग रोल, मंचूरियन, पैटीज, केक, कुरकेज, स्पूनीज जी, जी। और डोनट्स और इनके चक्कर में फंस जी। गए। हम अपनी बाजरे की रोटी, कोदा, कावनी, बिथू, दर्पणी, ओगला, फाफड़ा, जौ, चना, ज्वार, बाजरा, मक्का, सोयाबीन, सिंगाड़ा, चौलाई, इसको भूल करके हम और चीजें खाने लग गए। बिल्कुल। हम मैदा के भक्त हो गए, बिल्कुल। हम आइसक्रीम के मुरीद हो गए। नतीजा आपके सामने है। आयुर्वेद तो ये कहता है, बहुत ही सिंपल है कि जीवन जीने के तरीके। जी, हम इस बारे में ज़रूर बात करेंगे, जीवन शैली पे भी हम ज़रूर आएंगे। लेकिन डॉक्टर साहब ये बताएं कि अगर किसी में घटती हुई इम्यूनिटी हो तो उसको किस तरह और किन किन प्रॉब्लम्स का सामना पड़ता है, किस तरह की बीमारियां देखी जा सकती है अमूमन जिनमें इम्यूनिटी घटने की प्रॉब्लम्स हो रही है? देखिए, अनेक प्रकार की एलर्जी, अनेक प्रकार के जो है जोड़ों के दर्द है, आर्थराइटिस है और सारी जो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स हैं, वो सारे इम्यूनिटी घटने से पैदा होते हैं। जी। आम बात रोग है आयुर्वेद का। तो ये सब चीजें क्या है कि इम्यूनिटी से तो आधार, रोगों से लड़ने की क्षमता ही जब व्यक्ति की क्षीण होगी तो उसको तो बहुत सारे रोग चपेट में ले लेंगे। कोई भी किसी भी प्रकार का रोग उसको आ जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो जो छोटे बच्चे, हम छोटे बच्चों से शुरुआत करते हैं, हमारी जो जहाँ से हमारा चलता है, हमारा जीवन शुरू होता है, बचपन से शुरुआत करते हैं, तो उस किस तरह से बच्चों की इम्यूनिटी हम बिल्डअप कर सकते हैं? उनकी क्या करना चाहिए बच्चों की इम्यूनिटी? देखिए, छोटे बच्चों को सबसे बड़ी बात क्या है, पहले क्या करते थे, जो माताएं, दादी, नानियां होती थी, छोटे बच्चों को परवरिश उनकी बहुत ही सुव्यवस्थित ढंग से की जाती थी। शहद सेवन नियमित कराया जाता था। शहद इम्यूनिटी को बढ़ाता है, बहुत ही जबरदस्त इम्यूनोमोड्यूलेटर है शहद। छोटे बच्चों को शहद का सेवन नियमित कराया जाता था। साधारण रोटियां बनती थी, रोटी पर शहद लगाकर चटा दी जाती थी। उस समय ब्रेड नहीं होती थी। इम्यूनिटी उस समय आंवले का जूस, आंवले का मुरब्बा, बहुत छोटे बच्चा है तो उसको आप दूध में केसर देते थे। अच्छा। केसर का सेवन करा रहे हैं, दालचीनी का प्रयोग करा रहे हैं। तो बहुत छोटा है, उस हिसाब से छोटे छोटे बच्चों की इम्यूनिटी बढ़ाना वो एक बहुत ही बढ़िया। और इम्यूनिटी किससे बढ़ती है? इम्यूनिटी छोटे बच्चों को, जब छोटे छोटे बच्चे मिट्टी में खेलते हैं, इम्यूनिटी बढ़ती है। आज के चिकित्सा विज्ञान ने कहा नहीं, बीच में एक कालखंड ऐसा आया था कि नहीं, हाथ भी धोइए, ये धोइए, आप इससे हाथ धोइए, इम्यूनिटी आपकी, आप बीमारियों से इतने ज़्यादा आप वेस्टर्न कंट्रीज को, पाश्चात्य संस्कृति के अंधानुकरण में आप उलझ कर रह गए कि आप जो है मिट्टी में खेलना ही बच्चे भूल गए। और रोगों से लड़ने की क्षमता वहीं बढ़ती है। जो भारत की मिट्टी में खेला वो बच्चे आज भी बहुत आगे गए। और आज समस्या क्यों आई? क्योंकि हम उस मिट्टी का संपर्क भूल गए। हमने पंचतत्व, आयुर्वेद पंचतत्विक चीजें हैं, मिट्टी, पानी, धूप, हवा, ये बेसिक चीजें हैं, ये अनमोल हैं, लेकिन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, सबसे ज्यादा कीमत इन्हीं की है। इसलिए हमें आज जो है ऑक्सीजन की कीमत चुकानी पड़ रही है। बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। लेकिन हम बच्चों को स्ट्रॉन्गर इम्यूनिटी के लिए डॉक्टर साहब क्या कर सकते हैं? एक तो आपने बताया कि उनको खेलने जाने दीजिए, ठीक है, शहद चटाइए, और क्या कर सकते हैं हम अपनी डेली रूटीन में, ताकि उनकी इम्यूनिटी थोड़ी स्ट्रॉन्ग हुई, आने वाली जो बीमारियां उससे लड़ सके? हल्दी का प्रयोग बहुत उत्तम है। अच्छा। अश्वगंधा, आंवला, नीम, गिलोय, इनका सेवन कराते रहिए। आयुष काढ़ा है, आयुष काढ़ा थोड़ी थोड़ी मात्रा में, उसमें दालचीनी, तुलसी है। तुलसी ड्रॉप्स आजकल बाजारों में मिल जाती है, बच्चों को देते रहिए। तुलसी का सेवन कराइए, रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ती है। आंवले का पाउडर खिलाइए, आंवले का जूस खिलाइए, आंवले का कैंडी खिलाइए, खिलाइए। जो नित आंवला खाते हैं, प्रातः पियते हैं पानी, कबहू न मिली है वैद रासो, कबहू न जात जवानी। ये बुजुर्गों ने कहा कि जो नियमित रूप से आंवला खाता है और पानी पीता है सुबह बिस्तर से उठते ही, उसको किसी वैद्य डॉक्टर की ज़रूरत नहीं है और उसकी जवानी भी
बुढ़ापा देरी से आता है। अच्छा, क्योंकि हमारे बच्चे जो हैं वो फ़ोन्स में या फिर ऑनलाइन क्लासेस होती हैं तो वो टैबलेट्स में, लैपटॉप्स में बहुत यूज़ हो रहा है उस चीज़ का, तो उसके बारे में बताइए कि अपनी आँखों को वो कैसे ठीक रख सकते हैं, इसमें आयुर्वेदा क्या कहता है? आयुर्वेद का बहुत बड़ा योगदान है। आंखें यदि बच्चों की सही रखनी है, पहली चीज आंवला है, दूसरा उनको फास्ट फूड से बचाइए। फोन जितना ये इससे देखने से नुकसान नहीं हो रहा है, उससे ज्यादा फास्ट फूड कल्चर से नुकसान हो रहा है, कोल्ड ड्रिंक आइसक्रीम से नुकसान हो रहा है, उससे बचाइए। आयुर्वेद में बहुत साधारण भाषा में कहा है कि काली मिर्च को पीसकर घी बूरा संग खाए, नेत्र रोग सब दूर हो, गिद्ध दृष्टि हो जाए। गिद्ध के जैसी दृष्टि हो जाती है। तो लाल मिर्च बंद कर दीजिए, घर में लाल मिर्च लाते ही क्यों हैं? आप काली मिर्च का सेवन कीजिए। पुराने लोग यही करते थे, काली मिर्च को पीस करके जो घी और देशी शक्कर में मिला करके जो रख लेता है उसको थोड़ा थोड़ा बच्चों को खिलाइए। नेत्र ज्योति बिल्कुल ऐसी है। डॉक्टर साहब ये भी कहना है कि वो गर्म होता है तो कहीं थोड़ी मात्रा कम रखें, मात्रा बच्चों की मात्रा कम रखिए। हम क्या करते हैं कि हम जल्दी फायदे के चक्कर में आयुर्वेद का एक दुरुपयोग करने लग जाते हैं। अच्छा, मात्रा ज्यादा कर देते हैं। हरड़ है उसको थोड़ा सा ज्यादा कर लिया। दूसरा क्वेश्चन बन सकता है कि आयुर्वेद का दुरुपयोग ज्यादा है। कैसे? लोग आयुर्वेद को घर की मुर्गी दाल बराबर समझते हैं। उसके कारण क्या होता है कि उनको लगता है ये तो हमारी विद्या है और उसको ज्यादा मात्रा में सेवन कर लेते हैं। उसके कारण नुकसान होता है। ज्यादातर केसेस में ये तो कहते हैं जी आयुर्वेद गर्म दवाइयाँ गर्म होती है। ये सोच बन गई। सोच इसलिए बन गई कि दवा उधर खाएंगे, उसके साथ साथ चाय पियेंगे, चाय के 10 प्याले पी जाते हैं दिन भर में। आयुर्वेदिक दवा बदनाम होती है। बिल्कुल ठीक है, ठीक बोल रहे हैं आप। क्योंकि मुझे आसान तरीके हैं। इल्मो अदब के सारे खजाने गुजर गए। क्या खूब थे वो लोग जो पुराने गुजर गए। बाकी तो जमी पड़े फकत आदमी की भीड़। इंसान को मरे हुए तो जमाने गुजर गए। बुजुर्गों ने बताई वो चीजें जी। अच्छा डॉक्टर साहब, हम बुजुर्गों की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो बढ़ती उम्र के साथ कैसे अपनी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करें, क्योंकि इम्यूनिटी तो घटती है बढ़ती उम्र के साथ, तो कैसे उसको हम बुजुर्गों को जीवन शैली, मैंने जो बात बताई, खाए पिए समय पर और समय पर सोए। जीवन में संयम करे, रुग्ण काहे को हुए। बुजुर्गों के लिए इम्यूनिटी के लिए मैं चाबी सौंप रहा हूँ। समय पर खाना पीना, समय पर सोना। अच्छा, बल्कि 40 साल के बाद तो बिल्कुल बुजुर्गों को 50 साल के बाद सावधान हो जाना चाहिए। और इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, क्योंकि उनकी इम्यून सिस्टम वास्तव में कमजोर हो जाता है, बहुत सारी चीज़ों से परहेज रखना चाहिए। सॉल्ट से, चीनी से, स्पाइसी चीज़ें, स्ट्रेस का ज़्यादा उससे बचना चाहिए, अल्कोहल से बचना चाहिए, स्मोकिंग से बचना चाहिए। ये सब चीज़ें उनको बचना चाहिए। और जो समय पर क्या खाना है वो भी देखना चाहिए। आप सूर्यास्त होने से पहले शाम का भोजन कीजिए। आप रात को खाना खा रहे हैं, 9 बजे आप डिनर कर रहे हैं, तो वेस्टर्न कंट्रीज को आप फॉलो कर रहे हैं। बीमारी भी वेस्टर्न कंट्रीज की आएंगी। स्वदेशी बीमारियां कहाँ से आएंगी? पहले कहाँ होती थी ये बीमारियां? इस तरह की बीमारियां नहीं थी। तो आपको ये फॉलो करना पड़ेगा। शाम के टाइम खाने में जैसे दही मूली खीरा नहीं खाना चाहिए। बुजुर्गों को ध्यान रखना चाहिए। दही मूली खीरा, चना बेसन, कड़ी, अरबी, राजमा, भिंडी, जमीकंद, अरबी शाम के टाइम बच्चों को भी नहीं खाना चाहिए। माताओं बहनों को नहीं खाना चाहिए, बुजुर्गों को नहीं खाना चाहिए। भारतीय संस्कृति की बात है, हम यदि भूल गए तो इसमें इसके पीछे किसका दोष? और खाने का समय क्या होना चाहिए? समय खाने का बिल्कुल आयुर्वेद कहता है कि काल भोजनम आरोग्य करणम श्रेष्ठम। समय पर खाना खाइए, सुबह और शाम, जो भी आपका समय है। अच्छा। उसको छोड़ना नहीं। जो आपने आदत में ले लिया, किसी का 10 बजे हो सकता है, किसी का 11 बजे हो सकता है सुबह लंच, लेकिन शाम को जल्दी खाइए और जल्दी सोना चाहिए। शाम को बायोलॉजिकल जो हमारा क्लॉक है, रात को 9 से 11 बजे जो नहीं सोते हैं, उनका जो है उनको एक बीमारी हो जाती है, उसको कहते हैं क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम। वेस्टर्न कंट्रीज में बड़ी ज़्यादा है, क्योंकि उनका कोई समय नहीं है सोने का। 9 से 11 नहीं सोते, क्योंकि फिर वही पिक्चर में, सिनेमा में गाना बना चलती है क्या 911। मतलब ये मिथक है। 11 बजे के 1 बजे भी जो नहीं सोता, उसके गॉल ब्लैडर में पथरियां बन जाती हैं, कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम आ जाती है। जो 1 से 3 बजे भी नहीं सोता, कई सारे ऐसे लोग हैं, कई जागरण हैं, कई सारे प्रोफेशन हैं, उनको लीवर की बीमारियां हो जाती है, लीवर सिरोसिस, लीवर की प्रॉब्लम हमेशा स्थायी रूप से। तो ये बहुत बड़ी बात है। फिर सुबह उठ करके पानी पीना, ब्रह्म मुहूर्त में उठना, 4 बजे उठना चाहिए। 4 बजे आप तब उठेंगे जब आप 9 बजे सोएंगे। जीवन शैली, इम्यूनिटी भी इसी पर टिकी हुई है। राइट। इम्यूनिटी से दूर थोड़ी है। आप सुबह 4 बजे उठे, ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। 3 बजे जागे सो योगी, 4 बजे जागे सो संत, 5 बजे जागे सो महात्मा, 6 बजे जागे सो भगत, बाकी सब ठगत। लेकिन हम प्रेग्नेंट लेडीज़ की बात करते हैं, तो उन्हें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और वो कैसे अपनी इम्यूनिटी बना सकती हैं ताकि उनका जो बच्चा है उस तक भी एक अच्छी, एक स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी डेवलप हो? ये गर्भवती महिला को जो है महीने के हिसाब से, हर 3 महीनों के हिसाब से आयुर्वेद डाइट चार्ट देता है। तो उस डाइट चार्ट में जैसे पहले महीने शीतल दूध बताया है, ठंडा दूध पीना चाहिए।
दूध भी बिल्कुल थैली वाला नहीं, अच्छा, मिलावटी दूध नहीं होना चाहिए, शुद्ध गाय का दूध होना चाहिए। दूसरे महीने में मधुर गण की औषधियाँ, मुलेठी, इस तरह की औषधियाँ हैं, मधुर गण बताया है। और उसके बाद जो है पहला ट्राइमेस्टर में अलग डाइट चार्ट है, दूसरे में अलग है, तीसरे में अलग है। अच्छा तो उसको सेवन करते रहना चाहिए। जी, जैसे सिंगाड़े के आटा है, सिंगाड़े के आटा उसका हलवा बना के खिलाते हैं अच्छा, पहले महीने में। कमल का जो है कमल नाल, उससे बनी हुई चीज़ें खिलाते हैं। इसके अलावा जो है दूध और घी को मिला के देते हैं। तो अलग अलग महीनों के हिसाब से तो उसका इफेक्ट क्या पड़ता है 9 महीनों में, जो आप सही वो आयुर्वेद सम्मत जो जीवनचर्या है, जो आहार विहार है, उसका पालन करना जरूरी है। तो उसके लिए किसी अलग कार्यक्रम में विस्तार से बताएंगे। बिल्कुल। इम्यूनिटी के लिए ये चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें महत्वपूर्ण है कि जो आपको जो फर्स्ट 3 डाइट चार्ट दिए गए हैं फर्स्ट 3 सेमेस्टर्स के लिए, वो आपने वैसे ही फॉलो करना, क्योंकि इसमें गर्म चीज़ें फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आप गर्म चीज़ें नहीं ले सकते। जी। आपको आयुष काढ़ा हम नहीं दे सकते, दालचीनी नहीं दे सकते, तुलसी नहीं दे सकते। ये बहुत ही आधारभूत चीज़ें, सहज बातें, उनका थोड़ा हमें फॉलो करना है। हमें उन बातों का ध्यान रखना बिल्कुल, चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, हम अगर जीवन शैली की भी बात कर रहे हैं, क्योंकि आप ही जैसे बता रहे हैं कि जीवन शैली बहुत इम्पोर्टेंट है एक अच्छी इम्यूनिटी के लिए, तो क्या करना चाहिए एक अच्छी जीवन शैली के लिए? किन बातों को फॉलो करना चाहिए, क्या ज़रूरी है, ये बताएं। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट है जीवन शैली। यदि आप चाहते हैं तो आपको समय पर सोना, समय पर उठना, बिल्कुल संयमित, एक सिस्टमेटिक। अब उसमें आपके जो है आहार विहार बिल्कुल सुव्यवस्थित होना चाहिए। आप बिल्कुल सोच कर रखिए कि आपको ये चीज़ें नहीं खानी। डाइट में आप बिल्कुल अंकुरित खाइए। जी डॉक्टर साहब, वही बात है कि क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, इसका पता कैसे करें, और किस मौसम में क्या खाना जरूरी है? बहुत बड़ी बात है, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। देखिए, बुजुर्गों को ये पता था कि मैं इससे पहले मुझे कुछ लाइनें याद आ गई हैं कि जरा सी जिंदगी में व्यवधान बहुत है, अच्छा, तमाशा देखने को यहाँ इंसान बहुत है, खुद ही बना लेते हैं हम पेचीदा जिंदगी को, वरना तो जीने के नुस्खे आसान बहुत हैं। जी, बहुत बढ़िया। बिल्कुल आसान नुस्खे हैं। बुजुर्ग, हमारी इम्यूनिटी एकदम से नहीं आती। इम्यूनिटी एक लंबी प्रक्रिया है, उसका आप अनुशीलन करते हैं, उसका अभ्यास करते हैं तो आपकी इम्यूनिटी बनती है। बुजुर्गों ने कहा, जैसे माघ का महीना चल रहा है, मैं आपको फिर बता देता हूँ। माघ के महीने में मिश्री नहीं खानी चाहिए। अच्छा, चैत में गुड़, बैसाख में तेल, जेठ के पंत, आषाढ़ में बेल, सावन साग, भादो मही, क्वार करेला, कार्तिक दही, अगहन जीरा, पूसे धना, माघे मिश्री, फागुन चना। जो कोई इतने परिहरे तागर बैद पग नहीं धरे। हर महीने के हिसाब से बताया, इस महीने में ये खाना चाहिए, ये नहीं खाना चाहिए। मैंने बताया कि ये नहीं खाना चाहिए। माघ में आपको मिश्री नहीं खानी तो है। जब आप माघ में मिश्री खाएंगे तो बहुत ठंडी होती है, अच्छा, आपको रोग हो जाते हैं। ये बेसिक्स हैं इम्यूनिटी के लिए। right. फिर बात आती है कि क्या आपको खाना चाहिए। सावन में हरड़ का प्रयोग। अच्छा, सावन हर्रे भादो चीता, क्वार मास गुड़ खाओ मीता। अच्छा, और गुड़ कब खाना चाहिए? हमें क्वार महीना होता है, उसको कहते हैं ये आसोज का महीना, अच्छा, है ना। हाँ। कार्तिक के महीने में मूली खानी चाहिए। अब हो क्या रहा है, हम दिसंबर में मूली खा रहे हैं, बिल्कुल, जनवरी में खा रहे हैं। कोल्ड स्टोरेज से आम निकाल करके खा रहे हैं, कोल्ड स्टोरेज से तरबूज निकाल के खा रहे हैं जनवरी के महीने में। इम्यूनिटी कहाँ से आएगी बताइए। कार्तिक मूली, अगहन तेल, पूस में करो दूध से मेल, माघ मास घी खिचड़ी खाए। ये माघ का महीना चल रहा है, हमें इस महीने में घी खिचड़ी खानी चाहिए। फागुन उठ के प्रात नहाए। अच्छा, बुजुर्गों ने हर चीज़ बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में कही। हमारी गलती कि हम उसको भूल गए, इसलिए हम लोग बीमार हैं, इसलिए हमारी रोगों से लड़ने की क्षमता दिन प्रतिदिन कम हो रही है। घटती जा रही है। व्यायाम करने का क्या समय रहता है, क्या समय होना चाहिए? और आजकल का जैसे समय ठंड का समय है, तो ऐसे में भी बुजुर्ग बाहर जाके वॉक पे चले जाते हैं, कितना सेफ है ये करना? नहीं, बुजुर्गों के लिए तो थोड़ी सावधानी चाहिए, बच्चों के लिए सावधानी चाहिए। लेकिन आप यदि शिमला जैसे परिवेश की बात करें तो आप रूप कक्ष को बंद करके आप उसमें प्राणायाम का अभ्यास कीजिए। आप प्राणायाम का अभ्यास कीजिए। ये मुद्रा, इसको प्राण मुद्रा कहते हैं। अच्छा। ये प्राण शक्ति को बढ़ाती है, इम्यूनिटी को बढ़ाती है। आप देख सकते हैं, देखिए कितनी सहज मुद्रा है। आप इसमें बैठिए, अद्भुत है। प्राण मुद्रा में आप यदि 20 मिनट बैठते हैं जी, तो आपका बॉडी डिटॉक्स होता है। बॉडी से जो आम दोष है, मल दोष है, विष दोष है, टॉक्सिन्स है, कीटाणु है, विष है, वो बाहर निकलते हैं। बैठिए आप, अच्छा, अद्भुत है। और कम से कम कितना समय तक? 20 मिनट, आधे घंटे तक आप बैठ सकते हैं। Right. तो इसके इतने सुंदर परिणाम आएंगे आपको कि आप जो है, एक तो क्या है कि और आपका ये, क्योंकि आयुर्वेदा आपका श्वास
से बिल्कुल, रिलेटेड बिल्कुल, है। आयुर्वेद- आपको इसमें श्वास कैसा रखना है? नहीं, इसमें सहज श्वास है। अच्छा। आप इसको श्वास प्रश्वास सामान्य चलते रहना है, इसमें आपको इसमें कोई ऐसा नहीं है, कुछ भी आप और भी कोई प्राणायाम करें तो कर सकते हैं साथ में। अच्छा। इसमें बैठिए, अच्छा। तो इस इतनी सिंपल प्राण शक्ति को बढ़ाती है, और एनर्जी खाली पेट बैठना है आपको? निश्चित रूप से भोजन के तत्काल बाद नहीं बैठते हैं, बाकी आप कभी भी बैठ सकते हैं। आप कार्यालय में बैठे, आपके पास समय है तो आप इसमें बैठ सकते हैं। बैठ सकते हैं, right। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। च्यवनप्राश का सेवन कीजिए। जी, च्यवनप्राश की क्या भूमिका है? तरह तरह के च्यवनप्राश इस टाइम हमारे मार्केट में है, कौन सा जी। लेना चाहिए, कौन सा नहीं लेना चाहिए, इस बारे में कुछ बताएं। च्यवनप्राश नहीं, हम ये तो नहीं बता सकते, कंपनियों का नाम यहाँ नहीं ले सकते, लेकिन फिर भी है कि आप ये देखिए कि च्यवनप्राश शीशे के बर्तन में होना चाहिए। प्लास्टिक के डिब्बों में यदि च्यवनप्राश रखा हुआ है तो उसमें उसके अंश आ जाते हैं, वो नुकसान करेगा निश्चित रूप से। प्लास्टिक पैकिंग है, उसको छोड़ दीजिए। उसमें देखिए कंपनी कैसी है, उसमें शहद की गुणवत्ता क्या है। शहद बहुत ही मिलावटी शहद आ रहा है, बाजार भरा पड़ा है शहद से। शहद के गुण की बजाय उससे नुकसान होता है। तो शहद को आप देख लीजिए, घी किस क्वालिटी का है, ये सब चीज़ें। चीनी तो नहीं डली है, चीनी जहर है, सफ़ेद चीनी जहर है। च्यवनप्राश यदि चीनी से बना है तो वो भी उसका कोई फायदा नहीं है उसको खाने का। उससे अच्छा च्यवनप्राश में ये चीनी देखिए, जो अच्छा च्यवनप्राश है वो मिश्री या फिर जो है शक्कर से बना हुआ होना चाहिए। कुछ कंपनियां बनाती हैं, उनका सेवन कीजिए, लेकिन उसके मूल्य थोड़े बढ़ जाते हैं अच्छी क्वालिटी का। आज वो समय आ गया है, क्योंकि च्यवनप्राश खाने का मतलब है अच्छी कंपनियां महंगी चीज़ खा रहे हैं, तो वो एक आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, अपने परिवार पर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो वो आप थोड़ा परीक्षण कर लें और उसके आधार पर आप च्यवनप्राश का सेवन करें। जी। यदि आप खाकर देखें जिस कंपनी का आपको रिजल्ट आ रहा है तो लीजिए, क्योंकि आंवलों की गुणवत्ता है, च्यवनप्राश आंवले से बनता है, आंवले कई बार अच्छी क्वालिटी के नहीं होते हैं। तो ये सब चीज़ें आपको देखना है, और ऐसा कुछ पूछना हो तो व्यक्ति से पूछ सकते हैं, ये कोई विषय ऐसा नहीं है। जी। डॉक्टर साहब, जैसे एक बोलते हैं ना कि ये चीज़ें, जैसे कि आपने हल्दी बताया, हर्ड बताया, और कौन सी ऐसी चीज़ें जिनको हम डेली लाइफ में हम जिनका सेवन करके अपनी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं और बीमारियों से बच सकते हैं? अश्वगंधा, आंवला, नीम, गिलोय, तुलसी, दालचीनी, ये सब चीज़ें हैं। कोई भी एक चीज़ पकड़ लीजिए, अच्छा, निरंतर आप सेवन करेंगे, इम्यून सिस्टम आपका बूस्टअप रहेगा। ये सब इम्यूनो मॉड्यूलेटर्स हैं, और ये सारी चीज़ें जो है छोटी छोटी बातों पे इम्यूनिटी डिपेंड है। खाने के साथ पानी पीना चाहिए, नहीं पीना चाहिए, कितना पानी पीना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। सुबह बिस्तर से उठते ही जब आप पानी पीते हैं तो आपको 40 बीमारियां शरीर से मुक्त हो जाती हैं। अच्छा, और कितना पानी पीना चाहिए? पानी आप 4 गिलास पानी पी सकते हैं सुबह। अच्छा, एक साथ नहीं पीना होता, है? हाँ, गर्म पानी पीना चाहिए, हल्का गर्म पानी। तो वो पानी आपको बड़ा बहुत प्रभाव डालता है, शरीर को शुद्ध करता है। सुबह उठकर जो पानी पीता है वो व्यक्ति को कभी डॉक्टर वैद्य की जरूरत नहीं पड़ती। प्रातःकाल खाट से उठकर पिए तुरंत ही पानी। अच्छा। ताघर वैद कबहू नहीं जाए, बात घाघ ने जानी। घाघ नाम का लोक कवि था बिहार का, उसने कहा कि जो सुबह सुबह बिस्तर से उठ के पानी पीता है उसको डॉक्टर वैद्य की जरूरत नहीं पड़ेगी। और बिल्कुल सही बात है, अभ्यास करना चाहिए, उससे आपका ऑरा निखरता है, आपका आभा मंडल उसमें निखार आता है, आपकी इम्यूनिटी बढ़ती है। इम्यूनिटी कोई एक शब्द में बयान नहीं की जा सकती। इम्यूनिटी बहुत व्यापक शब्द है। और उसको वो एकदम से नहीं आती है, उसमें तो सतत प्रयास है। आपका सारे प्रयास जब आप करते हैं, आप हफ्ते में कितनी बार रेस्टोरेंट का खाना खा रहे हैं। मैंने ऐसे परिवार देखे हैं जो घर में खाना ही नहीं बनता उनके यहाँ, हफ्ते में एक बार खाना बनता है। ठीक है, इम्यूनिटी कहाँ से आएगी? आप बाजारू खाना खा रहे हैं, मोनोसोडियम ग्लूटामेट आपके पेट में जा रहा है। तो ये सब चीज़ें, इन सब चीज़ों से आप कैसे आप सपना देख सकते हैं इम्यूनिटी का? इम्यूनिटी तो तभी मिलेगी जब आप नियमित रूप से कुछ भी पकड़ लीजिए। आंवले का जूस ले लीजिए, आप त्रिफला ले लीजिए, ये सब चीज़ें, अश्वगंधा ले लीजिए, सब आपको इम्यून सिस्टम को आपको बढ़ाने में ये सब हेल्प करती है। तो ये चीज़ें हैं। जी। डॉक्टर साहब, जैसे फ्रूट्स की बात आती है तो कुछ लोग बोलते हैं जैसे आजकल ठंड का मौसम है, तो ऐसे में ठंडे फ्रूट्स नहीं खाने बिल्कुल बिल्कुल, जिनकी तासीर ठंडी है, जैसे केला है, सेब है, ये ठंडा है। इसको फलों का नियम क्या? रोज सवेरे जल पिए, भोजन के संग छाछ, दूध पिए, फिर रात को रोग ना आवे पास। सुबह पानी पीना चाहिए, दोपहर में खाने के बाद लस्सी छाछ पीनी चाहिए, और दूध रात को सोने से पहले पीना चाहिए। इसी प्रकार से सुबह फल का जूस पीना चाहिए। फल खाइए सुबह के समय। सुबह यानी थोड़ा धूप आ जाए तब। आप फलों को रात को खाएंगे, आप कोल्ड हो जाएगा। कोल्ड होते ही आपका टेस्ट पॉजिटिव आना है। यदि आप बिल्कुल अगर आपको
वो हो जाए तो जी डॉक्टर साहब, आपने इतनी अच्छी और ज़रूरी जानकारी हमारे दर्शकों को दी, हमारे साथ बांटी, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद जी। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज का यह कार्यक्रम आप सभी को पसंद आया होगा और आप आयुर्वेदा को अपने जीवन में ज़रूर अपनाएंगे और जो आज हमने आपको जानकारी दी है उससे आप लाभान्वित हुए होंगे। इसी के साथ हम लेते हैं इजाज़त। आप देखते रहिए शिप्रा दूरदर्शन। इसी के साथ हम लेते हैं इजाज़त। नमस्कार।